मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि जिनको भगंदर है। वो ड्राइविंग करते हैं, टैक्सी ड्राइवर, ओला उबर ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर, जो कंटिन्यू बाइक चलाते हैं, कंटिन्यू स्कूटी चलाते हैं, उनको भगंदर होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो क्यों होता है ड्राइवर लोगों को भगंदर सबसे ज़्यादा? क्योंकि जो ड्राइविंग करते हैं, जो टैक्सी ड्राइवर रहते हैं, वो कंटिन्यू गाड़ी चलाते हैं, वो कंटिन्यू ड्राइविंग करते हैं। तो कंटिन्यू ड्राइविंग करने की वजह से आपके जो मलमार्ग रहता है तो वहाँ पे तनाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको भगंदर होने का खतरा मैक्सिमम रहता है। बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं कि ये जो सर फिस्टुला है, फिस्टुला का पता कैसा लगेगा, यानी हमको फिस्टुला है ये हमको कैसा समझेगा? एमआरआई फिस्टुलोग्राम के ऊपर। अगर आपको पता करना है कि सच में आपको फिस्टुला है तो आप एमआरआई फिस्टुलोग्राम कर सकते हैं। वैसे तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मूलव्याध भगंदर तज्ञ, या जिसे हम प्रोक्टोलॉजिस्ट कहते हैं या कोलोरेक्टल सर्जन कहते हैं, यानी जो पाइल स्पेशलिस्ट रहते हैं उनको कोलोरेक्टल सर्जन बोलते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रोक्टोस्कोपी करता है, यानी क्या कि दूरबीन से चेक करता है कि सच में कि आपको ये जो फिस्टुला है, या अभी उंगली से भी चेक करता है कि ये जो फिस्टुला का फोड़ा रहता है वो बाहर से दिखता है। क्योंकि भगंदर में क्या होता है कि हमारे मलमार्ग में उसके साइड पे एक फोड़ा बनता है, वो फोड़ा फूटता है, उसमें से पस आता है और मवाद आता है। तो जब भी आप मूलव्याध भगंदर तज्ञ के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रोक्टोस्कोपी करता है। जनरली बहुत सारे पेशेंट के मन में ये रहता है कि सर जो एमआरआई फिस्टुलोग्राम है, जिससे फिस्टुला का पता चलता है, उसका खर्चा कितना आता है? जनरली एमआरआई फिस्टुलोग्राम इसका जो खर्चा है 7,000 से 7,500 तक रहता है। किसी प्राइवेट में, अगर आप गवर्नमेंट में करते हैं यानी किसी आप सरकारी अस्पताल में करते हैं तो उसका खर्चा जनरली 2 या 2,500 में वो हो जाता है। लेकिन बहुत बार के सरकारी अस्पताल में अच्छा रिपोर्ट आता है या नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर एमआरआई फिस्टुलोग्राम का रिपोर्ट अगर अच्छा नहीं है, यानी क्या कि उसमें से अगर 1 या 2 ब्रांच अगर छूट जाती है तो ऑपरेशन करते समय वो ब्रांचेस छूट जाते हैं, तो आपको ऑपरेशन करने के बाद भी आपको ये जो फिस्टुला है ये बन सकता है। तो इसीलिए आपको कोई अच्छा मशीन है, प्रॉपर वहाँ पे रिपोर्ट आना चाहिए, तो वहाँ पे आपको ये जो है एमआरआई फिस्टुलोग्राम करना है। बहुत बार पेशेंट्स बोलता है कि सर मुझे भगंदर है, मुझे 6 महीने से भगंदर है, मुझे 1 साल से भगंदर है, तो इसमें हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसके ऊपर भी मैंने भगंदर के ऊपर, खान पान के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। वैसे तो अगर आपको भगंदर है तो आपको फाइबर्स ज़्यादा खाना है, क्योंकि जनरली जिनको भगंदर रहता है उनका पेट खराब रहता है। जो भी कुछ खाते हैं उनका पेट हमेशा फुला हुआ रहता है, गैसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, कुछ भी खाते हैं तो हजम नहीं होता है, यानी उनका पाचन शक्ति बहुत ही कमज़ोर होता है। तो इसके लिए आपको फाइबर्स ज़्यादा खाने हैं। अगर आप फाइबर्स ज़्यादा खाते हैं, यानी हरा सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप ज़्यादा खाते हैं, या अगर आपको बार बार कब्ज हो रहा है, यानी बार बार आपको सख्त मल हो रहा है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना है। या रात को सोते समय आप गाय का घी भी आप ले सकते हैं, 3 से 4 चम्मच आप गाय का घी ले सकते हैं, जिससे आपका जो सख्त मल है वो नरम आएगा। मेरा एक सेपरेट वीडियोस है कि अगर आपको बार बार कब्ज बन रहा है, बार बार आपको कठोर मल बन रहा है, तो वो स्पेशल वीडियोस है कि सख्त मल को मुलायम करने का सबसे अच्छा तरीका। ये आप वीडियोस पूरा देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार जिनको पाइल्स, बवासीर या ये जो भगंदर की तकलीफ रहती है उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, यानी उनको हमेशा कब्ज बनता है। तो आप फाइबर्स ज़्यादा ले सकते हैं, फल आप खा सकते हैं। भगंदर में क्या नहीं खाना है, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको काफ़ी सारा मवाद आ रहा है, पस ज़्यादा आ रहा है, तो आपको मैदा नहीं खाना है,
क्योंकि मैदा से मवाद बढ़ता है, पस बढ़ता है। दूसरा, आपको मटर, चना और उड़द नहीं खाना है। तीसरा, आपको ज़्यादा शराब नहीं पीना है। मेरा एक सेपरेट वीडियोस है कि शराब से बढ़ सकती है भगंदर की समस्या। बाद में आपको फास्ट फूड भी नहीं खाना है। ज़्यादा मसालेदार गरिष्ठ भोजन आपको नहीं खाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको बेकरी के पदार्थ आपको नहीं खाने हैं। बहुत बार पेशेंट मुझे पूछते हैं कि सर, ये भगंदर के ऊपर बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि धागा उपचार यानी क्षार सूत्र के बारे में। देखो, अभी मेरा अगला वीडियो एक सेपरेट आने वाला है कि फिस्टुला के ऊपर धागा का उपचार यानी क्षार सूत्र के धागे के वाला ट्रीटमेंट क्या है। बहुत बार पेशेंट बोलता है कि सर, मैं अभी 15 दिन पहला एक डॉक्टर के पास गया था कि उन्होंने मुझे स्पेशली भगंदर के ऊपर एक धागा का उपचार बोला है। देखो, आपको धागे वाला ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारा दर्द रहता है और दूसरा कि काफ़ी सारा समय लगता है धागे वाला ट्रीटमेंट में। क्योंकि समझो, अगर आपको भगंदर है, आपने एमआरआई किया और एमआरआई में तकरीबन 7 सेंटीमीटर का ट्रैक है, यानी 7 सेंटीमीटर का ट्रैक है, तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो धागा रहता है कि 1 हफ्ते में 1 सेंटीमीटर भगंदर को क्लियर करता है। कि अगर आपको 7 सेंटीमीटर है तो आपको 7 धागा चेंज करना पड़ेगा, यानी 7 धागा मीन्स आपको तकरीबन 2 महीने तक आपको ये जो टाइम लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी धागे वाला ट्रीटमेंट करने वाले जो डॉक्टर रहते हैं, पहला धागा जब भी डालते हैं तो वहाँ पे सुन करते हैं पेशेंट को, यानी वो जो जगह रहता है उसको सुन करते हैं, यानी वहाँ पे एनेस्थीसिया देते हैं। लेकिन जब भी सेकंड धागा चेंज करते हैं तो हमारे ओपीडी में विदाउट एनेस्थीसिया यानी सुन के बिना वो धागा चेंज करते हैं कि जिसमें पेशेंट को काफ़ी सारा दर्द रहता है। और ये जो धागा है हर हफ्ते आपको चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए पहला कि काफ़ी सारा दर्द और दूसरा कि काफ़ी सारा समय लगता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपको धागे वाला ट्रीटमेंट है, अगर आपको मल्टीपल ब्रांचेस है, तो ये जो धागा है वो मेन ब्रांच में डाला जाता है। अगर आपको 2-3 ब्रांचेस है तो ब्रांचेस में वो धागा नहीं डालते, तो इसकी वजह से रिकरेंस का भी चांसेस इसमें भगंदर में रहता है धागे वाला में। तो बहुत बार पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सर, मैंने 2 महीना पहला फिस्टुला के ऊपर सर्जरी किया, मेरा मोशन का कंट्रोल छूट गया, जिसे बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस। बहुत सारे पेशेंट डरते हैं ऑपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर डॉक्टर वहाँ पे अगर ओपन सर्जरी करता है तो वहाँ पे जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल रहता है या एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल रहता है तो वो कट होता है, और कट होने की वजह से इनकॉन्टिनेंस होता है, यानी क्या कि मोशन का कंट्रोल छूट जाता है, जिसे हम इनकॉन्टिनेंस होता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर, मुझे भगंदर है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, कभी कभार पस आता है, यानी महीने में 1-2 बार पस आता है। उल्टा कुछ पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि सर, मुझे भगंदर है और डेली इतना पस आता है सर, कंटिन्यू डेली बहुत सारा पस आता है। तो अगर आपको डेली पस आता है, ज़्यादा मात्रा में मवाद बह रहा है, तो इसका मतलब आपको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। यानी क्या कि आपको कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल ट्रैक्स है और काफ़ी सारा मवाद आने की वजह से आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। कि अगर जनरली ऐसा होता है कि जिनको डायबिटीज़ है, यानी भगंदर के पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट को काफ़ी सारा मात्रा में पस आता है, मवाद आता है। तो यानी डायबिटीज़ पेशेंट को, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो उनको भगंदर का इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। वहाँ पे गैंग्रीन हो सकता है। अभी मेरे पास एक 15 दिन पहला पेशेंट आया था कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जिसका हमेशा डायबिटीज़ 400-450 रहता है, उनको भगंदर था और अचानक से गैंग्रीन हो गया, यानी सेप्टिक हो गया। तो इसके लिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो और भगंदर भी है तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है। जिनको कभी कभार पस आता है, पेशेंट्स बोलते हैं कि कभी कभार पस आता है, महीने में 1 बार पस आता है, या कभी कभार 15-20 दिन में जब भी मैं ज़्यादा बाइक चलाऊँ या ज़्यादा अगर गरिष्ठ भोजन खाता हूँ तो कभी कभार पस आता है, तो उसका मतलब उनको सिंपल फिस्टुला है। ये कैसा पता चलेगा कि आपको सिंपल फिस्टुला है या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है? एमआरआई फिस्टुलोग्राम करने पर। लेकिन आपसे एक बात बता दूं कि अगर आपको सिंपल फिस्टुला है तभी भी आपको लेजर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, या अगर आपको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तभी भी आपको लेजर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। क्योंकि अगर फिस्टुला सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, कभी भी दवाई से ठीक नहीं होता है।
जब भी तक आप दवाई लेते हैं तभी तक आपको कुछ आराम मिलेगा। दवाई जब आप स्टॉप करते हैं 1-2 महीने के बाद और आप परहेज नहीं करते हैं तो वापस पस आना चालू होता है, मवाद आना चालू होता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।